हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों की तीसरी यूनिट चल रही है फिजिक्स में। ये धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, इस यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 8 हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। ये चैप्टर है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व, तो पृथ्वी क्या चुंबक है, ये बातचीत होगी। पृथ्वी हमारी किस प्रकार एक चुंबक का कार्य करती है। तो संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक के रूप में कार्य करती है। इसके वैज्ञानिक अध्ययन इसका चल रहा है, लेकिन इसके प्रमाण कुछ बातों के आधार पर मिलते हैं। जैसे यदि हम एक कोई चुंबक ले लें, ये सपोज चुंबक है, और इसको स्वतंत्र पूर्वक धागे से बांध के लटका दें, धागे को पकड़ लें, तो ये सब दिशा में घूमेगी, अंत में आकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी। तो ये विशेष बात कुछ ना कुछ है पृथ्वी में कि चुंबक सदैव चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। एक ये है, हम लोहे की छड़ ले लें, निकेल की या कोबाल्ट की छड़ ले लें, और वो हम पृथ्वी की उत्तर दक्षिण जो दिशा है उसमें कोई गहरा सा पृथ्वी सतह के काफी नीचे 1-2 मीटर नीचे मिट्टी को हटाएं और उसमें उत्तर दक्षिण दिशा में हम उस लोहे की छड़ को रख दें, और कुछ अंतराल के बाद उसको निकालें, 2-4 दिन के बाद निकालें, 8-10 दिन के बाद निकालें, तो उसमें विशेष बात ये आ गई होगी, वो लोहे की छड़ अन्य लोहे की वस्तु को, निकेल या कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। दूसरा ये है, तीसरी बात ये है कि अगर हम कोई एक मैग्नेट ले लें, चुंबक ले लें, और उसके चारों तरफ अक्षीय निरक्षीय स्थिति में हमको उदासीन बिंदु मिलते हैं, प्रयोगशाला में एक प्रैक्टिकल होता है, तो उदासीन बिंदु भी इस बात के प्रमाण हैं कि उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उस बिंदु पर कैंसिल कर रहे होते हैं। कोई भी चुंबक है, उसमें आप जानते हो कि उस चुंबक में 2 पोल होते हैं, SN या NS। तो चुंबकीय बल रेखाएं N पोल से, N ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई S पोल में जाती हैं, अंदर से होती हुई पुनः जिस बिंदु से निकली होती हैं वहीं पर पहुंच जाती हैं। ये बंद वक्र के रूप में है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में है, जो किसी भी चुंबक के N ध्रुव से निकलकर वक्र बनाते हुए S ध्रुव में प्रवेश करती हैं, चुंबक के अंदर से होकर उसी बिंदु पर पहुंच जाती हैं जिससे वो निकली थी। चुंबकीय बल रेखाएं भी खींचने के प्रयोग लैब में होते रहे हैं, हालांकि यह पाठ्यक्रम में नहीं है। तो पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके प्रमाण चुंबकीय बल रेखाएं ये। इसके बाद में इस चैप्टर में है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय निरक्ष क्या है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जब अध्ययन किया गया तो ये ज्ञात हुआ, यदि हम किसी चुंबकीय सुई को ले लें जो अपने अक्ष के प्रति घूम सकती है, और पृथ्वी के चारों ओर घुमाने की कल्पना करें, तो जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं, भौगोलिक ध्रुव होते हैं, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होता है, इनके पास में 2 स्थान ऐसे हैं कि उन बिंदुओं पर वो चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत हो जाती है। तो इन 2 बिंदुओं को जो भौगोलिक
ध्रुवों के निकट है, उत्तरी ध्रुव, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का जो चुंबक माना गया है उसका उत्तरी ध्रुव है। इसका ये मतलब है कि जो चुंबक हम घुमाते हैं या चुंबक की सुई घुमाते हैं तो उसका यहां इस बिंदु पर उत्तरी सिरा पृथ्वी की ओर हो जाता है। तो इससे यह तय होता है कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी को जो चुंबक माना गया है तो उसका साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव इधर है, तभी तो सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षण सतह के लंबवत होते हैं। अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं ये ऐसे दक्षिण से निकल के ऐसे उत्तर की ओर जाती हैं। अब जब हम चारों ओर ये चुंबकीय सुई को घुमाने की कल्पना करेंगे तो ये जो चुंबक की दिशा है उसके लंबवत इन स्थानों पर वो कैसी हो जाएगी, पृथ्वी सतह के समांतर हो जाएगी। तो जो जिन दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत हो गई थी, उन बिंदुओं से होती हुई हम आर पार एक काल्पनिक अक्ष की करेंगे, पृथ्वी से गुजर रही है तो वो पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाएगी, जो भौगोलिक अक्ष से थोड़ा हटकर होती है। भौगोलिक अक्ष के अनुदिश नहीं होती है, थोड़ा हटकर होती है। ऐसे ही ये भौगोलिक अक्ष हो गई, ये चुंबकीय अक्ष हो गई, इनसे होता हुआ एक तल, ऊर्ध्व तल की कल्पना कर लें तो इसको कहेंगे भौगोलिक यामोत्तर। यहां से चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले उत्तल को क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एक होता है नति कोण या इसको कहते हैं नमन कोण। तो ये चुंबकीय सुई जब हम चारों ओर घुमाने की कल्पना कर रहे थे, ये चुंबकीय ध्रुवों और निरक्षीय स्थिति को छोड़ दिया जाए तो शेष स्थानों पर क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाती है, क्षैतिज से कुछ कोण बनाएगी जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। उसी कोण को हम नति कोण कहते हैं या नमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। और ये रहा दिक्पात। दिक्पात का कोण उसे कह रहे हैं जो भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले उत्तल और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्व तल के बीच में जो कोण बनता है उसको कह रहे हैं दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये सब हम ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अवयव बोले जाते हैं। एक तीसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके घटकों में संबंध पड़ेंगे। उसको कुछ इस प्रकार समझेंगे। ये चुंबकीय यामोत्तर हो गया, ये भौगोलिक यामोत्तर हो गया। ये जो पीछे बल्ब दिखा है जैसे ये किताब जो खुली हुई होती है उस टाइप से। इस चुंबकीय यामोत्तर में हमने कोई सुई को लटका दिया, ये कोण थीटा हो गया। इधर घटक जिसको हम H बोलेंगे, H बराबर क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र BE हो गया, तो E फॉर अर्थ, तो ये हो जाएगा BE cos थीटा। एक ऊर्ध्व घटक होगा, इसको कहेंगे BE sin थीटा। अब इन्हें बंद करके जोड़ दें, क्या आएगा, H स्क्वायर B स्क्वायर, BE स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin प्लस थीटा 1 होता है। तो ये घटकों के पदों में इस तरीके का फार्मूला आ जाएगा, या समीकरण 2 को भाग दे दें 1 से तो ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा B बटे H।
10 एंगल्स। इससे हम ये नमन कोण किसी स्थान पर ज्ञात कर सकते हैं जिस स्थान पर हमको H और B के मान दिए होंगे। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इसमें इतना ही है। फिर कुछ अंक हैं और उसके बाद में इसी में ही एक और भाग स्टार्ट हो जाता है चुंबकीय पदार्थ, जो कि जब ये पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में हो गया। चुंबकीय पदार्थ ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। इनके नाम में ही है। प्रतिचुंबकीय जो किसी चुंबक के पास लाए जाने पर थोड़े से प्रतिकर्षित होंगे, चुंबक से दूर की ओर भागेंगे हल्के से। अनुचुंबकीय उसकी ओर आकर्षित होंगे। लौह चुंबकीय चुंबक के पास आएंगे, बहुत तेजी से आकर्षित होंगे, जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है। ये 3-4 ही पदार्थ हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में रखे जाते हैं। फैराडे वैज्ञानिक थे, उन्होंने चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया, इनका अध्ययन किया। कुछ इसमें परिभाषाएं हैं। क्यूरी ताप है और परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकत्व को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार परमाणु और उसके चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, जिन पर ऋणावेश होता है, उनके घूमने से, उनकी संरचना से किस प्रकार किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, ये भी एक्सप्लेन किया गया है। इसी पार्ट में है, मतलब ये 2 पोर्शन में दे रखा है। तो मैंने अभी एक पोर्शन को आपको समझाया है। किताब मैं हर बार आपको बताता हूं कि जब भी आप किसी वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उस समय उस चैप्टर को भी खोल लेंगे, किताब के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। और उसके बाद नोट्स बनाएंगे, उसके ऊपर आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। अब इसके आगे जो चुंबकीय पदार्थ और फैराडे ने जो इनको एक्सप्लेन किया है 3 प्रकार के पदार्थों को, वो भी आप समझने का प्रयास करेंगे। और फिर ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट शुरू होगी। फिजिक्स की किताब 2 पोर्शन में है और चौथी यूनिट में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें 5वीं यूनिट है। वो छोटा सा 1 ही दिन का पाठ है। तो चौथी यूनिट और बड़ी रह गई है। उसके बाद आपकी आधी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। और फिर लाइट, जो सेकंड पेपर पहले हुआ करता था, अब तो एक ही पेपर होता है, उस लाइट को शुरू करेंगे। तो आप अभी फिलहाल जब तक विद्यालय नहीं खुल रहा है, नोट्स अपने बनाते रहें, जिससे जब खुले तो आप आगे की पढ़ाई को ठीक से समझ सकें, कर सकें।